इंडियन नेवी की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने के लिए एक 150 से 190 मेगावाट की न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। ईरान की तरफ से भी चाइना से J-10C को खरीदने का प्रस्ताव देने के बाद बदले में चाइना की तरफ से भी ईरान की ऑयल और नेचुरल गैसेस की भंडार को हासिल करने का एम रखा गया है। क्या ट्विन इंजन टेक-बेस्ड फाइटर में फ्यूचर में इंटरनल वेपन स्टेशन को ऐड किया जा सकता है और क्या इसके बाद इसको एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। MiG-35 में अभी न्यूरल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया जा रहा है, जो कि F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही भारत की MiG-29 UPG को भी आगे चल के इस स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। और अंत में भारत को अभी तक ऑफिशियली 32 राफेल को डिलीवर किया जा चुका है, जिसमें से 6 राफेल अभी 23 अप्रैल को भारत आने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके। आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले ये अपडेट आया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी 6 नए न्यूक्लियर सबमरीन को एक्वायर करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है और इंडिया टुडे की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इन सबमरीन में लेटेस्ट पम्पजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, जिस वजह से ये प्रीवियस सबमरीन के मुकाबले काफी कम नॉइज को जनरेट करने वाले हैं। इन 6 सबमरीन को 2032 तक इंडियन नेवी में शामिल करने का एम रखा जा रहा है और इनकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 6000 टन के आसपास होने वाली है। इसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब भी मौजूद रहने वाले, जिसमें ब्रह्मोस 2 या फिर निर्भय जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अब जैसे कि एक अटैक सबमरीन होने वाली है, तो इनको स्पीड और एगिलिटी को नजर में रखकर डिजाइन किया जा रहा है, जिस वजह से इस क्लास की SSBN के मुकाबले इनकी स्पीड काफी ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। नॉर्मली अगर हम INS अरिहंत की बात करें तो इसका जो टॉप स्पीड है वो लगभग 24 नॉट का है, लेकिन अभी जिन SSN को बनाया जाने वाला है इनकी टॉप स्पीड 35 नॉट के आसपास होने वाला है। वैसे मैंने पहले भी आप सभी को इसके बारे में बताया था कि अगर भारत अभी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए जाता है तो सबसे बड़ी चैलेंज इनके लिए रिएक्टर को बनाना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड की सबमरीन के लिए हमें कम से कम 120 से 130 मेगावाट की रिएक्टर की जरूरत पड़ सकता है और ये मैंने लगभग 30 नॉट की स्पीड को एवरेज के तौर पर लेके आपको बता दिया था। तो अभी जब इनको 35 नॉट की स्पीड को हासिल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर कि 140 से 160 मेगावाट की रिएक्टर की जरूरत पड़ सकता है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से अभी हमारे INS अरिहंत क्लास के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया गया था वो लगभग 83 मेगावाट का रिएक्टर था और उसी डिजाइन की रिएक्टर को अभी आगे चल के हमारी S4 और S4 स्टार क्लास के सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद हमारे जो फ्यूचर सबमरीन होने वाले उनके लिए हैवी और ज्यादा पावरफुल रिएक्टर को बनाने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि हमारी सुपर SSBN के लिए अभी 190 मेगावाट की रिएक्टर को बनाने का फैसला किया गया है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 13,500 टन के आसपास होने वाली है। और अभी जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाए जाएंगे उसके लिए एक सेपरेट रिएक्टर को बनाया जाएगा या इसी 190 मेगावाट की रिएक्टर को मॉडिफाई करके उसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेके थोड़ा डाउट चल रहा है, जो कि आगे चल के क्लियर होने वाली। अगला अपडेट ईरान और चाइना को लेके। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से अभी चाइना के J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है और ईरान की तरफ से अभी 36 J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदने का रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन दिक्कत ये कि ईरान इसके लिए कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। इसके लिए ईरान की तरफ से 2020 के एंड में रिक्वेस्ट तो किया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से लगाए गए सैंक्शन की वजह से वो इसके लिए चाइना को सीधे पेमेंट नहीं कर सकता है, चाहे वो डॉलर में हो या फिर कोई और करेंसी में हो। इसी वजह से अभी चाइना की तरफ से कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि ईरान अभी इसके लिए एक और रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और ईरान की तरफ से अभी चाइना को पैसे देने के बदले अपने ऑयल और नेचुरल गैसेस को ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अभी चाइना इस बात को लेकर थोड़ा एजिटेट कर रहा है, क्योंकि चाइना के पास पहले से ऑयल और नेचुरल गैसेस की सप्लाई अच्छी खासी है, लेकिन अगर यहाँ पर वो फाइटर जेट के बदले ऑयल और नेचुरल गैसेस को ईरान से लेने के लिए राजी हो जाता है तो ये भी उसके लिए इतना आसान काम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पर भी काफी सारे पाबंदी लगाई गई है। और 2014 से पहले जब ईरान और चाइना के बीच $52 बिलियन का ट्रेड वगैरह हो रहा था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन लगाने के बाद ये लगभग $20 बिलियन तक घट चुका है। तो यहाँ पर अगर चाइना की तरफ से ईरान को फाइटर जेट को सेल किया जाता है तो बदले में उसको ईरान से ऑयल लेने के लिए भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है चाइना यहाँ पर सिर्फ फाइटर जेट के बदले ऑयल और नेचुरल गैसेस को लेके ट्रेड नहीं करना चाहता है। दरअसल चाइना यहाँ पर ईरान की होल नेचुरल गैसेस की भंडार और ऑयल रिजर्व को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो अभी इस डील को और ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि आगे चल के जब ईरान की तरफ से अप्रोच किया जाए
तो वो J-10C को बेचने के बदले ईरान की कुछ ऑयल रिजर्व के ऊपर अपना कब्जा कर सके। अगला अपडेट भारत और किर्गिस्तान को लेके। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के बीच अभी फ्राइडे से एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज खंजर है और इसे अभी बिश्केक में कंडक्ट किया जा रहा है। ये इस एक्सरसाइज का 8वां एडिशन है और इसे सबसे पहले 2011 में शुरू किया गया था। ये एक्सरसाइज लगभग 2 हफ्तों तक चलने वाला और इसमें मेनली काउंटर टेरर ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाने वाला है। 2015 में भारत और किर्गिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसके अंदर भारत और किर्गिस्तान एक दूसरे के साथ बेहतर डिफेंस रिलेशन को मेंटेन करने के साथ साथ एक दूसरे को डिफेंस या मिलिट्री से जुड़े हुए क्षेत्र में मदद करने वाले थे और तब से इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट ट्विन इंजन टेक वेस्ट फाइटर को लेके। वैसे ये कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन इसको लेके अभी काफी हंगामा चल रहा है। सबसे पहले तो इसको लेके एक टॉप डिफेंस न्यूज साइट में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि हमारी जो ट्विन इंजन टेक वेस्ट फाइटर होने वाली है, इसमें आगे चल के इंटरनल वेपन स्टेशन को ऐड किया जा सकता है और आगे चल के अगर ऐसा किया गया तो इसको 5th जनरेशन एकाम में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि वैसे इसका जो डिजाइन है वो काफी हद तक एमका से डिराइव किया गया है और इसकी जो एवियोनिक्स सिस्टम होने वाली वो भी एमका के साथ सिमिलर होने वाली। बस इसमें इंटरनल वेपन स्टेशन की कमी थी, जिसको ऐड करने के बाद इसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हालांकि अभी तक एडीए की तरफ से इसको एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया गया, लेकिन जैसे कि इसका जो डिजाइन है उस हिसाब से ये संदेह किया जा रहा है कि आगे चल के अगर इसमें एक इंटरनल वेपन स्टेशन को ऐड किया जाए तो इसको एक कंप्लीट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है, जिस तरीके से अभी साउथ कोरिया की तरफ से अपने KF-21 एयरक्राफ्ट के साथ किया जा रहा है। यानी कि पहले इसकी इनिशियल वर्जन में इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद नहीं रहेंगे और बाद में इसकी जो Mark II वेरिएंट होने वाला उसमें इंटरनल वेपन स्टेशन को ऐड किया जाएगा। तो अभी कुछ वैसा ही करने का यहाँ पे प्रपोजल दिया जा रहा है। इसके काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली इसका जो बेली पोर्शन है वो एकदम फ्लैट है और इसमें DSA इनटेक होने के साथ साथ इसकी जो लैंडिंग गियर्स की पोजीशन है वो भी लगभग एमका जैसा ही लग रहा है, जिस वजह से इसकी बेली पोर्शन को मॉडिफाई करके इसमें वेपन स्टेशन को ऐड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक दिक्कत भी सामने आ सकता है और वो ये है कि जैसे कि एक नेवल एयरक्राफ्ट होने वाला है तो एयरफोर्स वेरिएंट के मुकाबले इसकी बेली पोर्शन को ज़्यादा मजबूत बनाया गया होगा और इसकी लैंडिंग गियर्स को भी ज़्यादा टफ बनाया गया होगा, क्योंकि इनको 2 किलोमीटर के रनवे के बदले 200 मीटर के रनवे में लैंड करना पड़ता है, जिस वजह से अरेस्टर हुक से इनको रोका जाता है और इस वजह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। अब अगर एडीए की तरफ से ट्विन इंजन टेक वेस्ट फाइटर को बनाया जा रहा है तो इसको उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो बाद में अगर इसकी डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने का प्लान किया जाता है तो यहाँ पर पूरा अंडर कैरेज सेक्शन को दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा। साथ ही एमका के मुकाबले ट्विन इंजन टेक वेस्ट फाइटर का जो लेंथ है वो भी थोड़ा छोटा है, जिस वजह से इसकी बेली पोर्शन में इंटरनल वेपन स्टेशन को फिट करने में हमको जगह थोड़ी कम मिलने वाली। लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ बनाने का प्लान किया जाता है तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आ सकते हैं और हो सकता है इसमें कुछ क्लोज रेंज की मिसाइल को इंटीग्रेट करने लायक वेपन स्टेशन को एडजस्ट किया जा सकेगा। लेकिन फिर भी इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी तक इसके बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगला अपडेट MiG-35 को लेके। आप सभी को पता होगा कि MiG-35 इंडियन एयरफोर्स की MMRC टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बाकी सभी वेस्टर्न कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसको टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा पीछे माना जा रहा है। इसी वजह से रशिया की तरफ से लगातार बेसिस पर इसमें अपग्रेड किया जा रहा था। कुछ दिन पहले ये सुनने को मिला था कि रशिया की तरफ से अभी MiG-35 में ऑटो लैंडिंग और ऑटो टेकऑफ जैसे सिस्टम को ऐड करने का फैसला किया गया था और अभी लगभग रशिया की तरफ से ऐसे सिस्टम को MiG-35 में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। यहाँ तक कि इसमें ऑटो टैक्सिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी इसमें एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक तरीके से AI सिस्टम होने वाली है और इसमें एक मशीन लर्निंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें MiG-35 को अभी एक मैन और मशीन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर कोई इंसान को रास्ता पार करने के लिए कहा जाए तो वो सबसे पहले दोनों तरफ देख के उसको पार करने की कोशिश करेगा और जब वो दोनों साइड से आने वाली गाड़ियों को देख रहा होगा तो उसका दिमाग अपने आप हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा होगा कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, इनकी स्पीड कितनी है और इनको मुझ तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, और उसी हिसाब से इंसान का जो दिमाग है वो वहां से डिसीजन ले सकता है। लेकिन MiG-35 में अभी ठीक इसी तरीके की एक मशीन लर्निंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बेहतर तरीके से कोई भी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को या मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और सही टाइम पे सही काउंटर मेजर सिस्टम को लॉन्च कर सकता है। साथ ही इसमें मौजूद न्यूरल नेटवर्क सिस्टम भी लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है, जो कि रशिया के मुताबिक F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है, जो कि कोई भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता है।
और सबसे बड़ी बात यह कि रशिया का कहना है कि सभी MiG-29 को इस स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है, यानी कि भारत की MiG-29 UPG को भी स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। और अभी रशिया की तरफ से इसकी नई वेरिएंट को भी भारत को ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है। अब MRC टेंडर में MiG-35 को पुश करने के लिए रशिया काफी कोशिश कर रहा है और हाल ही में भारत की तरफ से ऑर्डर किए गए MiG-29 को भी इसी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके भारत को देने का रशिया की तरफ से विचार किया जा रहा है, ताकि आगे चल के MMRC टेंडर में MiG-35 की सिलेक्ट होने के चांसेस को मजबूत किया जा सके। अगला अपडेट राफेल को लेके, जैसे कि पहले मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे एयरफोर्स के चीफ अभी 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक फ्रांस के गश्त पर जाने वाले हैं। इस दौरान फ्रांस की तरफ से भारत को 6 और राफेल जेट को डिलीवर करने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। पहले इसको 28 अप्रैल तक करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया है। इन 6 राफेल के साथ भारत के पास कुल मिलाकर 20 राफेल अभी होने वाले हैं, जिसमें से पहली राफेल स्क्वाड्रन कंप्लीट होने के बाद दूसरी स्क्वाड में भी राफेल जेट को इंडक्ट करना शुरू किया जाएगा, जिसको आगे चल के हसीमारा एयरबेस में तैनात किया जाएगा। इनिशियली 6 राफेल जेट भारत की अंबाला एयरबेस में ही जाने वाले हैं, जहां से बाद में 2 एयरक्राफ्ट को हसीमारा में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद मई के महीने तक 4 या 5 राफेल भारत को मिलने वाले, लेकिन इसके अलावा अभी फ्रांस की तरफ से भारत के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए 7 नए राफेल को भी डिलीवर किया जा चुका है, जिसके बाद अभी कुल मिलाकर 5 से राफेल भारत को डिलीवर होना बाकी है। यानी कि टेक्निकली अभी हमको लगभग 31 से 32 राफेल जेट को डिलीवर किया जा चुका है और बाकी बचे 4 से 5 राफेल जेट को जल्दी ही भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।